और चलिए अब विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हर किसी के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। कुछ ऐसी तस्वीरें लखनऊ मुख्यमंत्री आवास से भी सामने आई, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक आयोजित हर घर तिरंगा अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की शुरुआत करते हुए स्कूली बच्चों के हाथों में तिरंगा सौंपा। सीएम ने बच्चों को तिरंगा देते हुए बालक बालिकाओं से उनका परिचय पूछा और आजादी के अमृत महोत्सव के मायने भी बताए। इसके अलावा सीएम योगी ने बच्चों की प्रभात फेरी को हरी झंडी भी दिखाई। सीएम योगी की ओर से सभी बच्चों को उपहार भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर जवानों और शहीद के परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भारत को अब एक विश्वास के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक मंच पर भारत अपने एक नए तेज के साथ आभा को बिखेरने के लिए तैयार दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के साथ हर भारतीय जुड़ा हुआ है, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में, सरकार का हिस्सा हो या आम नागरिक। हर व्यक्ति देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हर व्यक्ति देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके इस उत्सव को राष्ट्रोत्सव के रूप में आज आयोजित कर रहा है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। कहीं तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, कहीं पर प्रभात फेरियां निकल रही हैं, कहीं पर शहीद स्मारकों पर राष्ट्र धुन के गीतों को स्कूली बच्चों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, पुलिस के बैंड के द्वारा वहां पर राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुन बजा करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज से 15 तक चलने वाले हर घर तिरंगा, जो भारत के आन बान और शान का प्रतीक है, यह आजादी के अमृत महोत्सव के साथ पूरे देशवासियों को फिर एकजुट करने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। तो वीरों ने बलिदान देकर देश को आजाद कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा। आपको बता दें कि सम्मान समारोह शहीदों के परिजनों के लिए आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार के लोगों को सम्मानित किया। तो साथ ही साथ कहा कि किस तरह से देश की आजादी में जो शहीद हुए हैं उनकी काफी अहमियत थी और उनकी बदौलत ही देश को आजादी मिली। उनके बलिदानों के साथ ही स्वाधीनता देश के लोगों को मिली। वीर जवानों ने भारत की अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसकी वजह से देश आजाद हो पाया। उन्होंने वीर सपूतों को तहे दिल से धन्यवाद भी किया। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव के आयोजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कहीं किसी भी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। लखनऊ के हवाई अड्डे स्टेशन पर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर विजिटर पास की सुविधा 1 सप्ताह तक के लिए बंद कर दी गई है। साथ ही जांच में सहयोग करने और अतिरिक्त समय के साथ घर से निकलने की लोगों से अपील की गई। तो वहीं चारबाग स्टेशन और लखनऊ जंक्शन पर यात्रियों और उनके सामान की कड़ी जांच की जा रही है। इन जगहों पर सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए करीब 60 कैमरों से स्टेशन के प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में नजर रखी जा रही है। आज अमृत महोत्सव व स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर हम 75वीं वर्षगांठ जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव के तहत, उसके तहत पूरा देश देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत व सराबोर नजर आ रहा है। मैं अभी हजरतगंज चौराहे पे खड़ी हूँ, जिसके सामने मैं कहूँगी कैमरा पर्सन को कि विधानसभा की तरफ थोड़ा कैमरा करें। हजरतगंज चौराहे से लेकर विधानसभा बापू भवन चौराहे तक की रोड जो है बंद कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की बहुत ही पुख्ता रखी गई है। हर तरफ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ भी आप नजर
डालेंगे। हर तरफ लोग देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत नजर आ रहे हैं, हाथों में झंडा लिए, हाथों में तिरंगा लिए, बाइक पे निकले हुए हैं नौ युवक। देश के 9 युवकों में बहुत ही उत्साह व जोश दिखाई दे रहा है, जो कि आज से पहले शायद ही कभी दिखाई दिया हो। ये हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का, उसके तहत पूरी देश की जनता, पूरे शहर की जनता लगभग सड़कों पे दिखाई दे रही है। ये 2 दिन और 3 दिन पूरी तरह से हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने में, इसकी खुशियों को बांटने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद की गई है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त के दिन हमारी गवर्नमेंट ने यह व्यवस्था की है कि शहर के लगभग 200 मॉल के सिनेमा हॉलों में देशभक्ति की फिल्में दिखाई जाएंगी, जो कि आम जनता के लिए बिल्कुल फ्री है। और नगर निगम की तरफ से 13 से 17 तारीख तक यह व्यवस्था की गई है कि शहर के सभी छोटे व बड़े पार्क, सबस पार्कों को फ्री कर दिया गया है आम जनता के लिए, जिससे वह अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव की खुशियों को दुगना कर सके और इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो सकें। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ सोनाली दास, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं यूपी के सहारनपुर से पकड़े गए आतंकी मोहम्मद नदीम ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस ने सहारनपुर से मोहम्मद नदीम को पकड़ा, जिसके जेईएम से संबंध थे। यूपी में कई जगहों पर वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वो ऑनलाइन तरीकों से पाकिस्तानी आकाओं से जुड़ा हुआ था। इससे पहले यूपी एटीएस ने 9 अगस्त को आतंकी सबाउद्दीन को पकड़ा था। सबाउद्दीन स्वतंत्रता दिवस पर यूपी में बम धमाका करने की योजना बना रहा था और उसके कब्जे से बम बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए थे। अब एटीएस सबाउद्दीन और नदीम के बीच कनेक्शन भी खंगाल रही है। वहीं प्रदेश में पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। तो वहीं बांदा में हुए नाव हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 11 पहुंच गया है। यमुना नदी के तेज बहाव में करीब 36 यात्रियों से भरी नाव डूब गई थी। मौसम सही होने पर शनिवार की सुबह 7 और शव बरामद किए गए, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 11 पहुंचा। अभी भी करीब 10 अन्य ऐसे हैं जो लापता हैं। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि हर रोज मरका घाट से सैकड़ों की संख्या में लोग नाव से यमुना पार कर फतेहपुर और प्रयागराज जाते हैं। घाट पर जब तक नाव में कम से कम 40 यात्री नहीं होते, नाविक आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में नाव में ज्यादा लोगों के सवार होने की वजह से खतरा हमेशा बना ही रहता है। तो वहीं नाव हादसे के बाद यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। संजय निषाद ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही मौके पर मौजूद डीएम और एसपी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी ली। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाए। तो वहीं लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए 25 अगस्त तक का समय दिया है। इस बीच अब लखनऊ पुलिस ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब्बास की तलाशी में लखनऊ कमिश्नरेट ने 84 पुलिसकर्मियों समेत कुल 8 टीमें लगाई हैं। हर टीम में 1 इंस्पेक्टर, 2 दारोगा और 7 सिपाही शामिल किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अब्बास अंसारी के वकील लगातार जमानत लेने के लिए प्रयास में हैं, जिसको लेकर कोर्ट का कहना है कि अगर वकील अब्बास के संपर्क में हैं, तो पुलिस कैसे नहीं संपर्क कर पा रही। ऐसे में कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि अगर पुलिस जल्द अब्बास को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं होती है, तो कोर्ट महानगर पुलिस पर कार्रवाई कर सकती है। माफिया मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का हंटर लगातार जारी है और इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए आज गाजीपुर में मुख्तार की एक और संपत्ति पर कार्रवाई हुई। खबर के अनुसार मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा के नाम दर्ज संपत्ति को कुर्क किया गया। इस संपत्ति की कीमत करीबन 6 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई है।
माफिया की संपत्ति पर कार्रवाई के लिए प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा। आपको यह भी बता दें कि कुर्की की कार्रवाई शहर कोतवाली के राजदेहपुर देहात और नदगंज थाना के फतहुल्ला में पुर में मौजूद जमीन पर की गई। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर प्रशासन ने अब तक मुख्तार अंसारी की 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। तो वहीं आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान आज मथुरा आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बच्चों को आजादी की गाथा सुनाई, साथ ही उन्हें आजादी के समय शहीद जवानों को भी याद किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने नाटक कला के रूप में कई प्रस्तुतियां भी दिखाई। तो वहीं वाराणसी में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चौबेपुर बड़ा गांव में पुलिसकर्मियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा चौबेपुर बलुआ घाट मार्ग से वाराणसी गाजीपुर मार्ग से होते हुए चौबेपुर थाने पहुंची। यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील की। तिरंगा यात्रा में आईजी रेंज के सत्यनारायण, पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी समेत कई बड़े पुलिस अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं बिहार में सरकार बदलने के बाद एक बार फिर विपक्ष पीएम फेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के बाद अब अखिलेश यादव का नाम भी पीएम के चेहरे के लिए उछाल दिया गया है। दरअसल मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन से पूछा गया कि क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी अखिलेश यादव पीएम पद के लिए प्रीमेच्योर हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अगर सपा के सांसदों की तादाद ज्यादा हुई तो अखिलेश यादव में कोई कमी नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री पद के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं। उन्होंने कहा कि अगर सपा के 70 से 80 सांसद जीते तो अखिलेश यादव का हक बनता है, लेकिन इसके लिए विपक्ष की एकता को नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। बाद में सभी सांसद तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। और एक बड़ी जानकारी सामने आ रही जिससे आपको रूबरू करा दें। पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता दें। मामले में एसटीएफ ने एक और गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। आज एसटीएफ ने अब तक 17 लोगों को इस पूरे पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड नकल माफियाओं का मिला यूपी कनेक्शन, तो अन्य राज्यों में भी कनेक्शन अब जुड़ते नजर आ रहे हैं। एसटीएफ की टीमें यूपी के लिए भी रवाना हुई हैं, बड़ी जानकारी। और अजीत कंबोज हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। अंजीत, जिस तरह से पूरे मामले में पेपर लीक केस में एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि दूसरे राज्यों में भी इसके कनेक्शन जुड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड पेपर लीक मामले की बात की जाए तो लगातार धरपकड़ एसटीएफ की जारी है। और जिस तरह से यूपी का लखनऊ कनेक्शन इसमें जुड़ा था, लेकिन उसमें बड़ा अपडेट केवल इतना था कि यूपी में पेपर प्रिंट होते थे और वहां से इनके लीक होने की बात सामने आई थी। लेकिन अब जो आज 17वीं गिरफ्तारी उत्तराखंड एसटीएफ ने की है, उससे जो तार जुड़े हैं वो सीधे उत्तर प्रदेश के नकल माफियाओं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की जानकारी एसटीएफ की तरफ से दी गई है। और एसटीएफ की टीमें उत्तर प्रदेश के भी शहरों को खंगालने का काम करेंगी, जहां जहां पर इनको संबंधित लोगों से पूछताछ होगी, जहां जहां की भी बातें निकलकर सामने आएगी कि ये लोग नकल माफिया के तौर पर उत्तराखंड में भी सक्रिय है। तो ये बड़ा अपडेट है उत्तराखंड पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ कि 17वीं गिरफ्तारी होने के साथ ही अब इसमें उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नकल माफिया भी निशाने पर आ गए हैं एसटीएफ से। और कई जगहों पर छापेमारी को लेकर उत्तराखंड से टीमें रवाना भी हुई है, जिस तरह की जानकारी एसटीएफ कार्यालय की तरफ से दी गई है। तो ये अब तक का ये बड़ा अपडेट है। जी अजीत, मामले में कार्रवाई हो रही है, नजर आ रहा है, गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं, लेकिन आखिर किस तरह से पूरे पेपर लीक के कांड को अंजाम दिया गया? क्योंकि इसमें गिरफ्तारियां सचिवालय लेवल के अधिकारियों की भी हुई है और अब कनेक्शन दूसरे राज्यों से जुड़ रहा है। एसटीएफ की ओर से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड एसटीएफ की बात की जाए तो 2 दिन पहले ही डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने पत्रकार वार्ता करके पूरी परत खोलने का काम किया था कि किस तरह से एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद से भी लगातार गिरफ्तारियां जारी है। तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। अमूमन देखा जाता था कि पेपर लीक कोई संगठन या आयोग के लोग ही करते थे, लेकिन इस
पेपर लीक मामले में आयोग से जुड़े हुए लोगों के साथ ही प्रिंटिंग प्रेस के लोग पकड़े गए हैं, कई टीचर इसमें सामने आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि 2 कर्मचारी राज्य सचिवालय में तैनात थे, अपर निजी सचिव के पद पर वो तैनात थे, उनकी गिरफ्तारी एक बड़ी इसमें चिंता की बात बनकर निकलकर सामने आई है। और सीधे तौर पर एसटीएफ ने सबको गिरफ्तारी करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 80 लाख से ज्यादा का कैश अब तक बरामद हो चुका है और साथ ही आज की जो बड़ी अपडेट आई है कि अन्य राज्यों के नकल माफिया भी इससे जुड़े हो सकते हैं। तो बड़ी एक खबर है कि कैसे यहाँ पर पूरा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से और उसमें कैसे यहाँ पर नकल माफिया पूरी तरह से सक्रिय थे। कई जनप्रतिनिधियों के नाम इसमें सामने आ रही है कि वो फुल प्रूफ तरीके से यहाँ पर नकल कराने का ठेका पकड़ते थे। तो कहीं ना कहीं बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कई सफेदपोश इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल अजीत, इंतजार करना होगा कि आखिर ये पूरी जांच कहां तक पहुंचती है और कौन कौन लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही, विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के हाथ में ये बड़ा मुद्दा बन बैठा है। सीधे तौर पर बीजेपी की गवर्नमेंट पिछले 5 साल रही और बीजेपी की ही मौजूदा सरकार भी है। ऐसे में कैसे ये पेपर हुआ 2019-20 का ये पेपर है, जब इसका पेपर कराया गया और 21 में इसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के साथ इसमें तमाम छात्रों ने शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी थी कि पेपर गड़बड़ है या फिर जिसने पेपर 100% सही किया उसका चयन नहीं हो पाता है, जो फेल की स्थिति में छात्र हैं वो नियुक्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस मामले को गंभीरता से मानते हुए इसकी जांच कराने का जिम्मा एसटीएफ को सौंपा और जब एसटीएफ ने इसकी परत दर परत खोलनी शुरू की थी तो अब तक 17 गिरफ्तारी हो चुकी है, लाखों का कैश बरामद हो चुका है और सीधे तौर पर सचिवालय तक इसके तार जुड़े हैं और अब जो तार है उत्तर प्रदेश तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत, जिस तरह से मामले में जांच आगे बढ़ रही है इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कई लोग, बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं और कई सफेदपोश, जिस तरह से आपने जिक्र किया। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा के तहत लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और नगर पालिका चेयरमैन अमरीश गर्ग ने संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान लक्सर नगर वासियों ने तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में शामिल स्कूली बच्चे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाएं भी देशभक्ति गीत पर थिरकते नजर आए। देशभक्ति गानों और हर घर तिरंगा से पूरा लक्सर शहर गूंज उठा। लक्सर में तिरंगा यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। मौके पर पूर्व मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ये सब देश के प्रधानमंत्री मोदी की देन है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव में रंगा नजर आ रहा है और हर घर तिरंगा अभियान सफलता की ओर बढ़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि इससे सिद्धि हो जाता है कि बहुत जल्द भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है। जज्बा है और खून में देशभक्ति का जज्बा है, उनकी धड़कन ही देशभक्ति की धड़कन है और इसलिए इस भूर भूमि से आज देखा जा रहा है कि किस तरीके से देशभक्ति का उमड़ आया है। मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूं इस तिरंगा यात्रा पर। आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पूरा होने पर देश सेलिब्रेट कर रहा है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कचहरी शहीदी स्मारक से पुलिस लाइन तक तिरंगा यात्रा निकाली और तिरंगा जन जागरण यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारे देश की आन बान शान तिरंगे को घर घर पहुंचाने में भला दिक्कत क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग तिरंगे पर सवाल उठा रहे हैं ये महज उनका मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं। गौरतलब है कि बीजेपी ने आज यानी 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जो कि आगामी 15 अगस्त तक बदस्तूर जारी रहेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत करीब 20 लाख घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। आजादी का अमृत महोत्सव हर बार नहीं आएगा। देश अपना 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस अमृत काल में हम सब लोग चल रहे हैं। अमृत महोत्सव जो है पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह 75वां वर्ष अपने आप में विशेष है, इसको विशेष बनाना भी चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे देश का आन बान शान, हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक, यदि उस तिरंगा को हम हर घर तक पहुंचा रहे तो दिक्कत कहाँ है।
यदि हम इस देश के बाशिंदे हैं, इस देश में रहते हैं, इसकी माटी से हम सब कुछ अपना जीवन आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं, तो आखिरकार इस माटी का तिलक लगाने में दिक्कत क्या है? तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ तहरीर वकील डीएस राणा की तरफ से पुलिस में शिकायत पर तिरंगे पर महेंद्र भट्ट के बयान पर शिकायत दर्ज हुई है और पूछताछ की गई है। उधर लक्सर में प्रधानमंत्री योजना के तहत श्रम कामगार पेंशन योजना को लेकर एक मेगा कैंप लगाया गया, जिसमें असंगठित कामगारों को योजना की जानकारी दी गई। योजना में 18 से 60 साल तक के लोगों को इससे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में समझाया गया। इस कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल शामिल हुए। उन्होंने ऐसे असंगठित कामगार जिनकी आय 10,000 प्रतिमाह से कम है, उन्हें योजना की जानकारी दी और बताया कि 18 से 60 साल के असंगठित कामगारों को प्रतिमाह मामूली पैसे लगाकर 60 साल की आयु होने के बाद 3,000 रुपए प्रतिमाह सरकार की ओर से पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना मोदी सरकार की ओर से लागू की गई है, जो असंगठित कामगारों के हित में है। इसे पूरी तरह से सुचारू रूप से लागू करने के लिए जगह जगह कैंप लगाकर कामगारों को इसकी जानकारी दी जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली। पूरे शहर भर में निकाली गई यात्रा का ज्वालापुर में समापन हुआ। कार्यवाहक एसएसपी हिमांशु वर्मा की अगुवाई में शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा शिव मूर्ति से शुरू होकर देवपुरा चौक, ऋषिकुल, पुराना रानीपुर मोड़, चंद्राचार्य चौक, आर्यनगर, शंकर आश्रम होते हुए ज्वालापुर पहुंची और यहां पर उसका समापन हुआ। मौके पर एसएसपी हिमांशु वर्मा ने सभी लोगों को अपने घरों के ऊपर तिरंगा झंडा लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय झंडे का अपमान ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए और कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद तिरंगा झंडे को सम्मान पूर्वक घर में ही रखना है। तो वहीं हल्द्वानी के लाल कुआं में मौजूद शहीद स्मारक से बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और लाल कुआं विधायक मोहन बिष्ट शामिल हुए। इस दौरान अजय भट्ट ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की। साथ ही राष्ट्रीयता के प्रतीक तिरंगे झंडे को अपने घर में फहराने की अपील की। वहीं कांग्रेस के आजादी में बीजेपी का कोई योगदान नहीं होने के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। अजय भट्ट ने कहा कि ये कोई कहने की बात नहीं है कि देश की आजादी में किसका कितना योगदान रहा। देश की स्वतंत्रता में हर किसी का योगदान है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आजादी की कीमत लेनी चाहिए और कुछ लोग आजादी की लड़ाई लड़कर भी चुप रहे और इस तरह की बातें जो कर रहे हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।